चैप्टर 79। अब आगे। कमरे में एक हल्की हवा चली, पर्दे धीरे से हिले और चांदनी दोनों पर बिखर गई। शुभ ने धीरे से कहा, कल का दिन शायद मेरी जिंदगी बदल देगा। अगर वो मेरी बहन निकली तो मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अन्वी ने जवाब दिया। और अगर नहीं निकली? शुभ ने लंबी सांस ली। तो भी मैं उसे खो नहीं पाऊंगा। वो अब मेरे दिल का हिस्सा बन गई है। शायद किसी जन्म में वो मेरी बहन थी, या शायद इस जन्म में उसे मैं उस जगह लाने आया हूँ जहाँ वो सुरक्षित रह सके। अन्वी उसके और करीब आए, उसके हाथ पर अपना सिर रख दिया। शुभ, जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कल का सच चाहे जैसा भी हो, तुम अकेले नहीं होगे। शुभ ने हल्की मुस्कान दी, वो मुस्कान जैसे थके हुए मन को किसी ने मरहम लगाया हो। उसने आंखें बंद की और धीरे से फुसफुसाया, थैंक यू अन्वी, हर बार मेरे साथ रहने के लिए। कमरे में अब सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। बाहर चांद अब आधा ढल चुका था। शुभ के चेहरे पर अब वही बेचैनी नहीं थी, बस एक शांति थी, जैसे किसी ने उसे कह दिया हो कि सब ठीक होगा। अन्वी ने उसकी उंगलियां थाम रखी थीं। धीरे धीरे दोनों नींद में खो गए। रात के अंतिम पहर में बाहर से कोयल की एक हल्की आवाज आई। शायद सुबह आने वाली थी, वो सुबह जो एक नए सच, नए रिश्ते और शायद एक नई शुरुआत लेकर आएगी। देव का कमरा, रात का दूसरा पहर। हल्की रोशनी में सोने से पहले की खामोशी फैली थी। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की सुनहरी आभा थी, जो देव और नत्तू के चेहरों पर थकान और मोहब्बत दोनों को उजागर कर रही थी। नत्तू देव के सीने पर सिर रखे हुए थी। उसकी हथेली देव की कमीज पर यूं रखी थी जैसे किसी पुराने वादे को दोबारा महसूस कर रही हो। बाहर हवा धीरे धीरे पर्दों को हिला रही थी, और बीच बीच में पेड़ों के पत्तों की सरसराहट कमरे में एक अजीब सी शांति घोल रही थी। देव ने एक पल के लिए उसकी नींद सी लगती आंखों को देखा, फिर धीमे से बोला, नत्तू, मान जाओ ना, वेद अच्छा लड़का है। और फिर हमारी अन्वी भी तो उसी घर में है। दोनों बहनें एक साथ रहेंगी, एक दूसरे का सहारा बनेंगी। नत्तू ने तुरंत आंखें खोली, माथे पर हल्की लकीरें उभर आईं। नहीं देव, अभी नहीं, उसने नाक चढ़ाते हुए कहा। मैं चाहती हूँ पहले वो कुछ बने, कुछ हासिल करे, तब सोचेंगे शादी के बारे में। देव ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर असहायता और अपनापन दोनों झलक रहे थे। मन में सोचा, तुम्हें कैसे समझाऊं नत्तू, तुम्हारी बेटी के दिल की हालत कैसी है। वो अब उस मोड़ पर है जहां प्यार को खोना खुद को खोने जैसा है। उसने धीरे से कहा, नत्तू, वेद देविका को शादी के बाद भी सपोर्ट करेगा। वो ऐसा लड़का नहीं है जो किसी लड़की के सपनों के बीच आए। और फिर हमारे अपने घर की बात है, अन्वी वही है, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगी। क्या परेशानी है? नत्तू ने करवट बदली, चेहरे पर हल्की झुंझलाहट थी। देव, हर बात इतनी आसान नहीं होती जितनी तुम समझते हो। अभी इस पर बात नहीं करना चाहती। देव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब वो पुराने दिनों की झलक थी, जब वो किसी बात पर रूठकर ऐसे ही चुप हो जाया करती थी। नत्तू, उसने पुकारा, लेकिन नत्तू ने उसकी बात बीच में काट दी। सोने दो, मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर वो देव की ओर से मुंह फेर कर लेट गई। देव कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसकी निगाहों में प्यार भी था, बेबसी भी। उसने धीरे से तकिए का सहारा लिया और छत की ओर देखने लगा। मन ही मन बुदबुदाया, कभी कभी एक पिता और पति दोनों बनकर जीना कितना मुश्किल होता है। एक तरफ बेटी की धड़कनें, दूसरी तरफ बीवी की जिद, बीच में मैं, जिसे दोनों की खुशी चाहिए। नत्तू की सांसों की लय अब स्थिर हो चुकी थी। शायद वो सच में सो चुकी थी या यूं ही दिखावा कर रही थी, ये देव समझ नहीं पा रहा था। उसने बस उसकी तरफ झुककर उसके बालों पर हाथ फेरा और बहुत धीमे स्वर में कहा, सो जाओ नत्तू, शायद सपनों में ही तुम्हें मेरी बात समझ आए। बाहर चांद अपनी पूरी चमक में था। कमरे के भीतर उस चमक का एक टुकड़ा देव के दिल पर गिरा, जहां एक पिता की चिंता और एक पति की मोहब्बत साथ साथ धड़क रही थी। चौधरी हवेली, करण का कमरा। आशी की आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। बालकनी की ठंडी हवा में भी उसके चेहरे पर पसीने की नमी थी। वो लगातार टहल रही थी, मानो भीतर कोई तूफान उमड़ रहा हो जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। करण ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। आशी, अब बताओ भी, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? आशी ने करवट लेकर उसकी ओर देखा, आंखें लाल, गला रुंधा हुआ। करण, मुझे डर लग रहा है। किस बात का? करण ने हल्के स्वर में पूछा। आशी उसके सीने से लग गई। उसकी आवाज में वह कंपन था जो किसी माँ के डर में होता है। अगर शुभ या उसकी फैमिली को अन्वी और सुहाना भाभी के अतीत के बारे में पता चल गया, तो क्या वो अन्वी को उसी नजर से देखेंगे?
क्या उसे अपनाएंगे वैसे ही जैसे अब तक रखा है? करण ने आशी की पीठ पर हाथ फेरते हुए गहरी सांस ली। कुछ देर वह चुप रहा, फिर बहुत दृढ़ आवाज में बोला, आशी, तुम हर बार अतीत से डर जाती हो, लेकिन याद रखो अन्वी हमारी बेटी है। उसे हमने पाला है, उसके संस्कार हमारे हैं। वो किसी की गलती की परछाई नहीं, हमारी परवरिश का उजाला है। आशी ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। लेकिन करण, दुनिया तो रिश्तों को खून से मापती है, संस्कार से नहीं। अगर किसी ने शुभ के परिवार के सामने ये सच रख दिया तो? करण ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। तो मैं पूरी दुनिया के सामने खड़ा रहूंगा और कहूंगा अन्वी चौधरी हमारी बेटी है। वो इस घर की इज्जत है, इस परिवार की पहचान है। चाहे उसका जन्म किसी भी परिस्थिति में हुआ हो, उसका बचपन, उसका आज सब हमने गढ़ा है। आशी की आंखें छलक आईं। वो करण से और कसकर लिपट गई। काश मैं भी तुम्हारी तरह मजबूत होती। करण हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम ही तो मेरी मजबूती हो आशी। अगर तुम न होती तो शायद मैं ये घर, ये रिश्ता, ये जिंदगी कुछ भी नहीं संभाल पाता। आशी ने धीरे से कहा, लेकिन करण, अगर किसी दिन सच सामने आया, अगर शुभ ने अन्वी को लेकर कुछ कहा, तो मैं टूट जाऊंगी। करण ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए फुसफुसाया, माना शुभ अन्वी का प्यार इतना गहरा नहीं है, लेकिन उनका रिश्ता सच्चा है, जो भरोसे से बंधा होता है। अगर उसका रिश्ता सच्चा है, तो वो इस सच से नहीं डरेगा। और अगर डरा, तो शायद वो प्यार ही नहीं था। आशी चुप रही, बस उसकी सांसें करण के सीने पर महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद उसने सिर उठाया। करण, मुझे वादा करो, अगर कुछ हुआ तो तुम अन्वी के लिए सबके खिलाफ खड़े रहोगे। करण ने बिना झिझक कहा, वादा करता हूँ, आशी, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों न हो जाए, मैं अपनी बेटी का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आशी ने आंखें बंद कर लीं। बालकनी की हवा अब थोड़ी ठंडी नहीं, सुकून भरी लग रही थी। उसके दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ था, लेकिन कहीं भीतर अब भी एक डर बाकी था। एक ऐसा डर जो जानता था कि सच किसी न किसी दिन दरवाजा खटखटाएगा। वेलकम बैक। चैप्टर 80। अब आगे। वशिष्ठ मेंशन। सुबह का समय। डाइनिंग टेबल पर पहली बार शुभ सबसे पहले बैठा था। बाल सलीके से सेट किए हुए, कॉलर ठीक, और चेहरे पर अनजाना सा तनाव। मिष्टी जैसे ही रसोई से बाहर आए, उसकी नजर शुभ पर पड़ी। वो ठिठक गई। अरे चमत्कार हो गया, गेम बाबू आज टेबल पर, और वो भी सबसे पहले। विराज और वेद हंसते हुए बैठे। अन्वी उनके पीछे आए और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। शुभ ने टोस्ट का एक बाइट लिया और बिना ऊपर देखे बोला, चमत्कार का तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ मिष्टी। मिष्टी ने हल्की त्योरी चढ़ाई, इतना सीरियस क्या है? कुछ तो चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। शुभ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कॉफी का मग खत्म किया, नेपकिन टेबल पर रखा और उठ खड़ा हुआ। विराज बोला, किधर जा रहे हो बेटा? शुभ दरवाजे की ओर बढ़ते हुए रुका, बिना मुड़े बोला, जहां जाना जरूरी है, वहीं जा रहा हूँ। मिष्टी ने आवाज लगाई, अपनी बीवी को बताकर नहीं जाओगे? कम से कम अन्वी को तो पता होना चाहिए ना कहाँ जा रहे हो। शुभ एक पल को ठिठका, फिर हल्की मुस्कान के साथ बिना पलटे बोला, उसे पता है, आपको जानने की जरूरत नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। वेद और अन्वी की नजरें मिली, दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी बेचैनी थी। विराज ने धीमी आवाज में कहा, लगता है शुभ किसी जवाब की तलाश में निकल पड़ा है। अंश का घर, दोपहर का समय। मुख्य दरवाजे पर कार आकर रुकी। शुभ तेजी से उतरा। उसके साथ एक सफेद कोट पहने डॉक्टर था जिसके हाथ में मेडिकल किट थी। दरवाजा न्या ने खोला, चेहरा हैरान था। शुभ बेटा, फिर आ गए, और ये कौन? शुभ ने विनम्रता से कहा, आंटी, मुझे बस एक आखिरी बार यकीन करना है, इसीलिए डॉक्टर को साथ लाया हूँ। निया और अक्ष दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर बिना कुछ बोले रास्ता छोड़ दिया। शुभ और डॉक्टर अंदर आए। सोना शिव दादू के पास बैठी गुड़िया से खेल रही थी। शुभ को देखते ही उसने मुस्कुराकर कहा, देखो, मेरा दोस्त आ गया। शुभ की मुस्कान उस पल सच्ची थी, पर आंखों में एक अनकही बेचैनी छिपी थी। डॉक्टर ने धीरे से कहा, मिस्टर वशिष्ठ, चलिए सैंपल ले लेते हैं। सोना ने कुछ समझे बिना अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया। शुभ उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया। थोड़ा सा चुभेगा, लेकिन बस एक सेकंड के लिए, उसने प्यार से कहा। सोना ने मासूमियत से पूछा, फिर मुझे चॉकलेट मिलेगी? शुभ ने हल्का सा हंसकर सिर हिलाया, 2 नहीं, 5 दूंगा। डॉक्टर ने दोनों के ब्लड सैंपल लिए। किट बंद करते हुए वह बोला, मिस्टर वशिष्ठ, रिपोर्ट्स आपको आज शाम तक मिल जाएंगी। और वह बाहर चला गया।
दरवाजा बंद होते ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। शुभ ने गहरी सांस ली, फिर सोना की ओर देखा। शुभ उसके सामने घुटनों के बल बैठा, दोनों हथेलियां जोड़कर बोला, सोना, पता नहीं क्यों, पर जब से मैंने तुम्हें देखा है, लगता है जैसे मेरा कोई अपना खो गया था और अब लौट आया है। उसकी आवाज रुक रुक कर निकली। मैं चाहता हूँ कि तुम सच में मेरी बहन निकलो, मेरी वही छोटी बहन, जो बरसों पहले मुझसे बिछड़ गई थी। उसकी आंखों में नमी थी, पर मुस्कान भी थी, एक उम्मीद की, एक अपनापन की। अगर तुम मेरी बहन निकली ना, सोना, शुभ ने कांपती आवाज में कहा, तो मैं वादा करता हूँ, अब कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। सोना ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से बोली, तो क्या तब भी मुझे चॉकलेट दोगे? शुभ की आंखें भीग गईं। उसने सिर हिलाया, हर रोज दूंगा, छोटी। कमरे में शुभ की आवाज गूंज रही थी, फिर मेरी सोना हमेशा मेरे साथ रहेगी। वो लम्हा जैसे पूरे घर को थमा गया। दरवाजे से अंदर आते हुए अंश के कदम अचानक रुक गए। उसके हाथ में फाइल थी, जिस पर उसकी उंगलियां जकड़ गईं। चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, मगर आंखों में कहीं गहरी बेचैनी उतर आई। नेहा ने ये बात सुनी तो उनके चेहरे पर हल्का सा दर्द उभर आया। उनकी नजर एक पल के लिए सोना पर पड़ी, जो शुभ के बगल में बैठी थी और खिलखिला रही थी, जैसे उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि उसकी हंसी ने कितने दिलों को चुप करा दिया है। नेहा के भीतर कुछ टूट सा गया। वो तो अब तक सोना और अंश की शादी के सपने बुन रही थी। सोचती थी, दोनों को एक दूसरे की आदत है, साथ में रहेंगे। पर अब शुभ की बात ने जैसे वो सपना छीन लिया। उन्होंने खुद को संभालते हुए मुस्कुराने की कोशिश की, पर आवाज भारी हो गई। शुभ बेटा, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी तुमने। शुभ ने सच्चाई से भरे स्वर में कहा, मुझे पता है आंटी, पर अगर वो मेरी बहन है तो अब उसे मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं उसे अपने साथ ही रखूंगा। उसकी आंखों में एक अडिग विश्वास था, पर उसी विश्वास ने अंश के दिल में हलचल मचा दी। वो चुपचाप वहां से पीछे हट गया। उसके चेहरे पर वो सन्नाटा था जो सिर्फ तब आता है जब कोई अपने हाथों से अपने सपनों को टूटते देखता है। नेहा ने उसकी ओर देखा, पर कुछ कह नहीं पाई। बस उनके दिल में एक ही सवाल उठ रहा था, क्या किस्मत इतनी बेरहम हो सकती है? सोना को पहले उनकी जिंदगी में भेजा, अब दूर कर रही है। सोना मासूमियत से शुभ के कंधे पर सिर टिकाए मुस्कुरा रही थी, और शुभ उसे देखकर बोला, अब मेरी छोटी हमेशा मेरे साथ रहेगी। वो शब्द हवा में तैरते रहे, और कमरे में एक ऐसी मौन टीस भर गई जिसे कोई भी शब्द भर नहीं सकता था। वशिष्ठ मैंशन में शाम का सन्नाटा एक अजीब बेचैनी से भरा था। दीवार की घड़ी की टिक टिक हर पल को और भारी बना रही थी। अन्वी हॉल में लगातार चक्कर लगा रही थी, कभी खिड़की से बाहर झांकती, कभी दरवाजे की ओर नजर डालती। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। तभी वेद और विराज ऑफिस से लौटे। विराज ने कोट उतारते हुए देखा कि अन्वी का चेहरा उतरा हुआ है। वो आगे बढ़े और नरमी से बोले, अन्वी बेटा, क्या हुआ? इतनी बेचैन क्यों घूम रही हो? कोई बात है क्या? अन्वी ने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने भीतर का डर बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। डैड, शुभ का फोन नहीं लग रहा। सुबह से गया हुआ है। वेद ने भौहें चढ़ाई, कहाँ गया था वो? अन्वी झिझकते हुए बोली, वो अंश के घर गया था, सोना से मिलने। वेद थोड़ा चौंके, सोना? कौन सोना? अब विराज भी ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। अन्वी ने धीमे पर गंभीर स्वर में कहा, डैड, अंश के घर एक लड़की रहती है, नाम है सोना। शुभ को लगता है कि वो श्रेय है, उसकी खोई हुई बहन। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। वेद ने अविश्वास से कहा, क्या शुभ को ऐसा लगता है कि वो लड़की श्रेया है? अन्वी ने सिर हिलाया, आंखों में चिंता और उम्मीद दोनों थी। हाँ, और उसी शक को साफ करने के लिए वो आज सुबह डॉक्टर के साथ वहां गया था, डीएनए टेस्ट करवाने। उसने कहा था शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। विराज धीरे धीरे सोफे पर बैठ गए, हाथों की उंगलियां जोड़ते हुए बोले, अगर ये बात सच निकली तो इसका मतलब है हमारी श्रेया जिंदा है। उनकी आवाज में खुशी और डर दोनों एक साथ घुल गए थे। चैप्टर 81। अब आगे। विराज धीरे धीरे सोफे पर बैठ गए, हाथों की उंगलियां जोड़ते हुए बोले, अगर ये बात सच निकली तो इसका मतलब है हमारी श्रेया जिंदा है। उनकी आवाज में खुशी और डर दोनों एक साथ घुल गए थे। वेद कुछ पल खामोश रहे, फिर बोले, पर भाभी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अगर वो सिर्फ शुभ का वहम निकला तो? अन्वी की आंखें झुक गईं। तब भी वेद, डैड, कम से कम शुभ को सुकून मिलेगा। वेद ने सिर झुकाकर हामी भरी, सही कह रही हो आप भाभी, पर मुझे डर है कि ये खबर चाहे जैसी भी निकले, किसी न किसी का दिल जरूर टूटेगा।
विराज ने आगे बढ़कर अन्वी के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तू परेशान मत हो। शुभ को बस थोड़ा वक्त दो, वो संभल जाएगा। अन्वी ने विराज की आंखों में देखा। डैड, पर अगर वाकई सोना ही श्रेया निकली तो क्या आप दोनों उसे अपना पाएंगे, वैसे ही जैसे पहले? वेद ने गहरी सांस छोड़ी, नजरें नीचे झुकी। वक्त बताएगा भाभी। कभी कभी सच्चाइयां इतनी देर से सामने आती हैं कि दिल उन्हें अपनाने से डरता है। उसी वक्त हॉल के बाहर कार की आवाज गूंजी। अन्वी ने पलटकर खिड़की से झांका। शुभ की कार में हेडलाइट्स चमक रही थीं। वो दौड़ते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी। दिल की धड़कनें तेज। क्या वो मुस्कुराता हुआ अंदर आएगा, या आज कोई ऐसा सच लेकर जो सबकी जिंदगी बदल देगा? रावल ग्रुप का विशाल ग्लास बिल्डिंग उस सुबह की हल्की धूप में चमक रही थी। ऑफिस के बाहर पार्किंग में कारों की कतार थी और लोगों की आवाजाही से पूरा परिसर गूंज रहा था। पर उस भीड़ में एक चेहरा था जो किसी को ढूंढ रहा था, अंशी। उसकी आंखें बेचैन थीं, बाल हवा में उड़ रहे थे, पर उसके चेहरे पर एक दृढ़ता थी, जैसे वो आज किसी जवाब के बिना नहीं जाएगी। वो कुछ कदम आगे बढ़ी, तभी उसे वो देखा, सारांश। सारांश अपनी ब्लैक जैकेट पहने, फोन जेब में डालते हुए बिल्डिंग से बाहर आ रहा था। उसके चेहरे पर वही ठंडी, गंभीर झलक थी जो अब अंशी के लिए अनजान सी बन चुकी थी। अंशी का दिल एक पल को थम गया। कभी ये चेहरा उसकी सुबह की मुस्कान हुआ करता था, आज वही चेहरा उसे अनदेखा करने का सबसे बड़ा दर्द दे रहा था। वो आगे बढ़ी, उसके कदम जैसे खुद ब खुद उसकी ओर खींचते जा रहे थे। सारांश। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसमें सालों की तड़प थी। सारांश ने उसे देखा भी नहीं, सीधे अपनी बाइक की ओर बढ़ गया। अंशी के भीतर कुछ टूटने जैसा हुआ। वो 2 कदम दौड़कर उसके पास पहुंची। सारांश, कब तक ऐसे ही इग्नोर करोगे मुझे? वो उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में सच्चाई थी, दर्द था, और वो अधूरी बात जो बरसों से बीच में अटकी हुई थी। कब तक भागोगे? क्या इतना भी नहीं सोचते कि मुझे भी तकलीफ होती है तुम्हें ऐसे देखकर? सारांश रुका नहीं। उसने हेलमेट उठाया, बाइक पर बैठने ही वाला था कि अंशी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कम से कम मेरी बात तो सुन लो। उसकी आवाज कांप रही थी। सारांश ने हाथ छुड़ाया, पर इस बार उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए उस पर टिक गईं। अब क्या सुनूं, अंशी? जो सुनना था वो तो उस रात सब सुन लिया था। वो सब एक हादसा था सारांश। अंशी की आंखें नम हो आईं। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, सच में नहीं थी। तुम खुद को क्यों सजा दे रहे हो? क्यों खुद को सबसे दूर कर लिया है? सारांश की उंगलियां हैंडल पर कस गईं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर आंखों में तूफान साफ झलक रहा था। हर कोई यही कहता है कि वो मेरी गलती नहीं थी, लेकिन जिसने खोया वो मैं जानता हूँ। पर अब भी वक्त है, हम फिर से शुरू कर सकते हैं। अंशी की आवाज टूट रही थी। प्लीज, पास्ट को भूल जाओ सारांश। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। इस हादसे से मूव ऑन करो। मानती हूँ आसान नहीं है, लेकिन खुद को पास्ट की जंजीरों में जकड़े रखना भी सही नहीं है। सारांश ने हल्की हंसी छोड़ी, वो हंसी जो दर्द से भरी थी। कुछ बातें इतनी गहरी होती हैं, अंशी, कि उन्हें सही करने के लिए सिर्फ माफी नहीं, चमत्कार चाहिए। वो हेलमेट पहनकर बाइक स्टार्ट कर चुका था। अंशी ने आखिरी कोशिश की। सारांश, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुन रहे हो ना? कुछ तो बोलो। पर इंजन की आवाज उसके शब्दों को निगल गई। सारांश बिना पीछे देखे बाइक दौड़ा ले गया, जैसे उसके साथ अंशी की अधूरी बात भी उड़ गई। अंशी वहीं खड़ी रह गई। हवा उसके बालों को उड़ा रही थी, आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो खुद से फुसफुसाए, कभी तो रुकोगे ना सारांश? कभी तो सुनोगे मेरी बात? उसके पैरों के नीचे गिरा एक गुलाब का फूल, जो शायद किसी की बाइक से गिरा था, उसकी नजर में आ गया। उसने झुककर उसे उठाया और मुस्कुराए। तुमसे उम्मीद रखना छोड़ना मेरे बस में नहीं है। और फिर धीरे धीरे उसी ऑफिस के गेट से बाहर चली गई। पर उसकी आंखों में आज भी वही सवाल था, कब तक भागेगा सारांश, अपने अतीत से और उससे भी? डाइनिंग हॉल उस रात चांदनी सी रोशनी में नहाया हुआ था। लंबे मेज पर नाजुक क्रॉकरी सजी थी, बीच में जलती मोमबत्तियों की लौ धीमे धीमे डोल रही थी। सब साथ बैठे थे, सिद्धि, रिद्धि, सास, नाज, रोनी और ऋषि। खाने की खुशबू के बीच घर का माहौल कुछ समय के लिए शांत और संतुलित सा लग रहा था, जैसे इस परिवार के सारे जख्म धीरे धीरे भरने लगे हों। रोनी ने प्लेट में सलाद उठाते हुए सहज स्वर में कहा, नाज, कल पंडित जी को बुलवा लेना। मैं चाहता हूँ कि सिद्धि और सास की शादी का मुहूर्त निकलवाया जाए। कांटे की आवाज एकदम थम गई। रिद्धि ने आश्चर्य से सिर उठाया, लेकिन अंकल, इतनी जल्दी? उसके स्वर में हल्की घबराहट थी, जैसे दिल कह रहा हो कि कुछ तो बहुत तेजी से घट रहा है।
कुछ ऐसा जो रिद्धि समझ नहीं पा रही। ऋषि ने मुस्कुराते हुए गिलास उठाया। बेटा, अब तुम दोनों का कोई नहीं है, जो हैं वो हम हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपनी फैमिली पूरी कर लो। और वैसे भी सिद्धि और सास एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिर देर कैसी। ये सुनकर सास हल्का मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें अनायास ही सिद्धि की ओर चली गईं। वो क्या सोच रही थी, ये कोई नहीं समझ पा रहा था। ऋषि ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, सिद्धि, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। सिद्धि ने अपनी नजरें उठाई, सास को देखा। दोनों की आंखें कुछ सेकंड तक एक दूसरे से टकराईं। सास की नजरों में सच्चाई थी, पर सिद्धि की नजरों में कुछ और, एक साया, एक रहस्य। सास ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, बड़े पापा, भला क्या ही प्रॉब्लम होगी, सबकी दुआएं साथ हैं। लेकिन इससे पहले कि बात वहीं खत्म होती, रोनी ने बीच में टोका, सास, सवाल तुमसे नहीं किया गया था, भाई ने पूछा था सिद्धि से। मेज पर सन्नाटा लौट आया। नाज ने माहौल हल्का करने की कोशिश की, अरे तुम दोनों भाई क्यों बच्ची को परेशान कर रहे हो? जो घर में खुशी आने वाली है, उसे सवालों से मत डराओ। सब हंस पड़े, मगर सिद्धि अब भी शांत बैठी रही। उसकी उंगलियां कांटे पर टिकी थी, पर वो खाना नहीं उठा रही थी। बस सामने देखती रही, जैसे उसके भीतर कोई सोच चल रही हो। वो हल्के से बोली, मुझे कोई आपत्ति नहीं, अंकल, अगर सब यही चाहते हैं तो मुझे भी मंजूर है। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें ठहराव था, ऐसा ठहराव जो आने वाले तूफान से पहले की खामोशी जैसा होता है। रिद्धि ने हैरानी से उसे देखा, सास ने राहत की सांस ली, और नाज ने तुरंत कहा, बस तो तय रहा, कल पंडित जी को बुलवा लेती हूँ। इस घर में फिर से शहनाई बजेगी। सबके चेहरे मुस्कुराहट से जगमगा उठे, सिवाय सिद्धि के। उसकी आंखों में मुस्कान थी, पर दिल में एक कसम, अब इस परिवार को वही दर्द मिलेगा जो मेरे अंकल को दिया था। मोमबत्ती की लौ फिर जरा डोली, जैसे हवा ने रहस्य का कोई संकेत दिया हो। और उस रात सिद्धि की मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी ने सांस लेना शुरू कर दिया।